बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इल्मी मुज़ाकरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सईद अफजल अवान। आज हम जिस मौजू पर आपके सामने सीरीज़ का आगाज़ करना चाह रहे हैं वो है खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के किस तरह के तल्लुकात रहे हैं, 70 सालों में हमने सारे प्रोसेस के अंदर क्या खोया और क्या पाया, इस हवाले से आपके जहन में जो भी सवालात जन्म लेते हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और अगर आपके जहन में कोई मज़ीद सवालात ऐसे आते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, आप कमेंट्स में हमें लिख कर बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उनके जवाबात आपके सामने लेकर आएँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रम अकबर साहब, जो कि शोबे सियासियात बहाउद्दीन ज़करिया के सरबराह हैं और इन्होंने PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में UK से की है। आलमी अमूर पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और मैं इनसे कुछ सवालात आपके लिए करता हूं। आप देखिए, वीडियो कंप्लीट होने पर हमें कमेंट्स में तबसरा ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं सर सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के अंदर जो पाकिस्तान का एक बड़ा की रोल रहा है एक मुस्लिम मुल्क के तौर पर भी, और पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल रहा है खित्ते के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर, आप इन दोनों चीज़ों को ज़रा साथ लेकर शुरू में से बताएं कि जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ है और आज दिन तक आप क्या देखते हैं कि हमने खारजा पॉलिसी के अंदर क्या खोया और क्या पाया है। और बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम सवाल है और बड़ा अहम मौजू है और बहुत वास्ट मौजू है, जिस पर हम अगर बात करने लगें तो कई महीने शायद कम हो। किताबें इस पर कई लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक मुख्तसर सी नशिस्त में इसका जो एक ब्रीफ सा स्केच है वो दिया जा सके नाज़रीन को, ख़ास तौर पे जो ऐसे तालिब इल्म हैं जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं। पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो मैं ये समझता हूँ वो इटसेल्फ एक मोजज़ा था, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि स्ट्रगल की जाती है और उसके बाद उस स्ट्रगल के नतीजे में आपको कामयाबी हासिल होती है और एक अलग मुल्क मार्ज़ वजूद में आता है। आपने अभी क्वेश्चन में भी कहा कि एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत जो है वो वजूद में आई। यहाँ कुछ बातें बड़ी अहम हैं जो पाकिस्तान के क़याम के हवाले से हैं कि एक दो तीन बड़े चैलेंजेस से जो पाकिस्तान को शुरू से ही दरपेश रहे। कुछ तो थे जो आप कह सकते हैं मैन मेड थे, कुछ तो थे जो नेचुरल होते हैं, जो किसी भी स्टेट को फेस करने पड़ते हैं जब भी स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर मार्ज़ वजूद में आती हैं। उनकी तादाद काफ़ी थी, लेकिन दो तीन एक अहम ऐसे थे कि जिनके बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सकते थे और खारजा पॉलिसी पर उसके असरात बहुत मुरतब होते। उसमें एक तो है पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, या पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो बहुत वीक था जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। ज़ाहिर है डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मुल्क की बका के लिए, किसी भी मुल्क की सलामती के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। अब चूँकि पाकिस्तान को वो मिलिट्री असासाजात नहीं मिले जो पार्टीशन के वक़्त वादा किया गया था या मिलने चाहिए थे, उनका जो शेयर बनता था, इस वजह से पाकिस्तान को उन मगरबी ताकतों की तरफ जाना पड़ा जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती इन केस ऑफ एनी रिटेलिएशन फ्रॉम एनी कंट्री, माइट बी एनी नेबरिंग कंट्री, और कोई भी ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान पर एग्रेशन करने की कोशिश करता। दूसरी बात जो पाकिस्तान को ही, वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन थी कि माशी हालत भी पाकिस्तान की कुछ बेहतर नहीं थी। हम हमेशा से पढ़ते आते हैं, हमेशा से पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं था, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे, ऑफिसेज़ नहीं थे, लोग दरख्तों के नीचे बैठ के ऑफिसेज़ बनाए गए, कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके तनख्वाहें दी। ये भी एक मसला था। ज़ाहिर किसी मुल्क की बका के लिए उसकी मईशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल रखती है। तीसरी अहम बात जो थी वो पाकिस्तान की इस्लामिक असास के हवाले से थी कि पहले ही दिन से पाकिस्तान जो है वो इस कशमकश में रहा कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है तो इस्लाम का कितना रोल होना चाहिए इसकी पॉलिसीज़ में। ज़ाहिर है उसमें जो दो पोल्स थे वो सामने आए। एक पोल का कहना ये था कि बिल्कुल एक इस्लामी रियासत है और आप इसको बिल्कुल इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत, इस्लामी कवानीन के तहत चलाएँ, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को लागू करें, मुल्ला क्रेसी और थियोक्रेसी उसके लिहाज से चलाया जाए।
जबकि दूसरी तरफ नुक्ता नज़र ये था, जो दूसरा पोल था, कि बस अब पाकिस्तान हमने हासिल कर लिया, अब इस्लाम का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, अब जो है हमने चूँकि ये एक स्टेट हासिल की है, एक रियासत ऐसी हासिल की है, अब हमें जो है वो इस्लाम की ठीक अहमियत अपनी जगह सही, लेकिन इसको जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सामने रखकर चलाना चाहिए ताकि वर्ल्ड में हम सर्वाइव कर सकें। अब सर्वाइवल ज़रूरी है ज़ाहिर है हर स्टेट के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए। तो वहाँ पर एक जो है वो स्ट्रगल शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल बिटवीन इस्लामिस्ट एंड लिबरलिस्ट, जो हमें आज 70 साल गुजरने के बाद भी नज़र आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये खारजा पॉलिसी में भी हमारी और हमारी स्टेट के इंटरनल पॉलिसी में भी एक बड़ी वीकनेस रही कि हमने इन 70 सालों में उस गैप को कम करने की बजाय वो गैप वाइडन होता गया। वो जो खलिश थी, वो जो रंजिश थी, वो जो नफ़रतें थीं, वो जो इख्तलाफ था, वो बजाय कम होने के बढ़ता गया। और एक वजह मैं समझता हूँ जो 70 साल के बाद हम यहाँ पर खड़े हैं, उसमें एक वजह वो भी है। इस पर डेफिनेटली एक हम अलग मैं समझता हूँ नशिस्त रख सकते हैं, और ये एक बड़ा अहम मौजू है इटसेल्फ कि क्या स्ट्रगल थी और क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस तरह की जो है वो पोल्स मौजूद में हैं, उनके अपने अपने आर्गूमेंट थे। लेकिन ये 3-4 वो बातें थी कि जिन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्शन दी, पाकिस्तान को कंपेल किया, खारजा पॉलिसी जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया। अब ज़ाहिर है सफ़र में जो इन तीनों बातों के नुक्ता नज़र में हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एक डायरेक्शन लेस फॉरेन पॉलिसी थी। डायरेक्शन लेस इसलिए थी कि हमें अपनी इकनॉमिकली प्रोग्रेस के लिए, इकनॉमिक प्रोग्रेस के लिए डिपेंडेंट होना है, कहीं से एड लेनी है, कहीं से लोन लेना है। हमें यहाँ पर इंटरनल प्रॉब्लम है कि क्या हम एक मुस्लिम कंट्री हैं या क्या हम एक लिबरल कंट्री हैं, क्या हम एक थियोक्रेसी हैं या एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है या एक मिक्सचर है, तो हमने उस लिहाज से अपनी पॉलिसी को बनाना है। यहाँ पर हमें ये बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हमारे पास डिफेंस नहीं है, तो हमने अपने डिफेंस को पूरा करना है, उसके लिए हमें ज़ाहिर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही दिन से जब पार्टीशन हुई इंडिया ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, और इंडिया जो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर भी है, ज़ाहिर है हमें उससे थ्रेट रहा। और यही वजह है कि 70 साल में हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अगर एक लाइन में कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंट से कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पिछले 70 साल में इंडियन सेंट्रिक रही। कि भारत मुखालफ इंडियन सेंट्रिक है कि इंडियन मुखालिफ तो मैं उसको नहीं कहूँगा, इंडियन सेंट्रिक इस कॉन्टेक्स्ट में कहूँ कि इंडिया का इंडियन मरकज़ रहा कि हमने अगर कोई स्टेप उठाना है कि असला लेना है कहीं से, तो हमारे माइंड में है कि हमने इंडिया को काउंटर करना है भारत के साथ। हमने माशी तौर पर जो है वो कोई कदम उठाना है तो हमने देखना है कि हमने भारत को काउंटर करना है। हमने कोई भी पॉलिसी बनानी है, चाहे वो खारजा पॉलिसी है, चाहे वो माशी पॉलिसी है, चाहे वो ट्रेड की पॉलिसी है, चाहे वो एड की पॉलिसी है, सबसे अहम भारत है। भारत को नुक्ता नज़र हमने अपना सामने रखना है। और इसी वजह से हमने 70 सालों में कोई और बात नहीं सोची, हमने सिर्फ भारत के बारे में ही सोचा और हम महदूद हो गए। क्योंकि देखें, जब आप अपने एक चीज़ को टारगेट कर लेंगे, अपने नुक्ता नज़र को वुसअत नहीं देंगे, एक मरकज़ बना लेंगे, तो उसी मरकज़ के गिर्द आप घूमेंगे, आपकी सोच भी महदूद हो जाएगी। यानी कि अगर आप उसको ये समझते कि हमने दुनिया में आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी का मरकज़ भारत ना होता, दुनिया होती। इसमें भी कोई हकीकत नहीं, इसमें इस हकीकत से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इंडिया ने हमें पहले दिन से एक्सेप्ट नहीं किया, हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है और इसकी जो पॉलिसीज़ रहीं वो पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज़ रहीं और वो हमेशा से ये कोशिश करता रहा इंसर्जेंट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ फोर्सेस के ज़रिए, मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, शुरू दिन से उनके हवाले से कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। ज़ाहिर है हमें उसको काउंटर करना था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपना जो विजन था उसको थोड़ा सा ब्रॉडर करना चाहिए था। और यही कायद-ए-आज़म ने भी इस पे बात की थी कि अमेरिका और कनाडा की जो रियासत के दरमियान रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन मैं देखना चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब पाकिस्तान की जब फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, वो है पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन। हेनरी किसिंजर ने आज से कई साल पहले ये कहा था कि पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूचर में पाकिस्तान ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बल्कि फ्यूचर की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको शेप करेगी पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन।
और आज कई साल गुजरने के बाद, कई दहाइयाँ गुजरने के बाद हम ये देखते हैं कि उसकी ये बात हकीकत है। उसके पीछे वजह क्या थी कि जब उसने ये बात कही कि पाकिस्तान एक ऐसी जोग्राफिकल लोकेशन पर वाक़या है, एक तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है इटसेल्फ, ज़ाहिर है वाहिद मुल्क है दुनिया का जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, और पाकिस्तान इस्लाम के जो इस टाइम हम देखते हैं 56 ममालिक इस्लामी रियासत है, उनमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। दूसरी तरफ उसके जो हमसाया ममालिक हैं, रशिया जैसी बड़ी ताकत, ईरान जैसा बड़ा मुल्क, चाइना जैसी बड़ी ताकत, भारत जैसा एक सेकुलर स्टेट, अफ़गानिस्तान जैसी एक स्टेट जो पिछले कई 100 सालों से जो है वो एक टग ऑफ वार बनी हुई है, कभी अफ़गानिस्तान के फ्यूडल लॉर्ड्स के दरमियान, कभी रशिया के दरमियान, कभी ब्रिटिशर्स के दरमियान, कभी अमेरिका के दरमियान, और तमाम बड़ी ताकतों ने वहाँ पर जो है वो शिकस्त खाई। ग्रेव यार्ड ऑफ बिग पावर्स कहा जाता है उसको इसीलिए। तो इस सूरत हाल में अहमियत तो थी पाकिस्तान की, लेकिन हम आज ये देखते हैं कि जब हम सी पैक की तरफ देखते हैं, जब हम देखते हैं अमेरिका पाकिस्तान की तरफ रिकन्सिलिएशन की तरफ आता है, जब हम देखते हैं कि रशिया पाकिस्तान की तरफ आता है, जब हम देखते हैं कि ईरान भी पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतरी का ख्वाहा है, उस सूरत हाल में हमें यह नज़र आता है कि पाकिस्तान की वाकई अहमियत थी, ख़ास तौर पे जब सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ, यूरोप की तरफ जो एक गेट वे खुलने जा रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए, वो पाकिस्तान की अहमियत को उजागर कर रहा है, और वो बात हेनरी किसिंजर की साबित हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी वजह से अब मामलात मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। ज़ाहिर है ग्रेट गेम का हिस्सा हम ये कहते हैं सीधा से एक बात जब हम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को शुरू करते हैं कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज़ ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, मफादात, कि आपका बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कोई मुस्तकिल दोस्त या मुस्तकिल दुश्मन नहीं है। आपकी जो मुस्तकिल चीज़ है वो आपकी कौमी मफाद है। अगर आपका कौमी मफाद में आज आपकी ए से दोस्ती लिखी है तो आप करेंगे, कल आपके कौमी मफाद में आपको उसको दुश्मनी लिखी, आप उसे दुश्मनी करेंगे, परसों हो सकता है दोबारा दोस्ती करनी पड़े तो आप दोबारा दोस्ती करेंगे। और पाक अमेरिका रिलेशन को आप देखें तो हमें 70 साल की जो स्टोरी है वो ये बताती है, बड़ी दिलचस्प है। इस 70 साल में जब हम कभी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन पाक अमेरिकन रिलेशन को, तो हम ज़रूर ये देखेंगे कि कौन से उतार चढ़ाव थे। कि एक दफ़ा जो है वो मुशर्रफ से बात पहुंचती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सलाम लेना गवारा नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ बात आती है कि अमेरिकन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में उसको जो है वो बिलव्ड चाइल्ड कहा जाता है, सबसे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट अलाइड कहा जाता है अमेरिका का। तो क्यों? अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी में मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ इन तमाम चीज़ों में जो एक बड़ी खामी रही वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट को देखने का फुकदान रहा, कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन नहीं कर सके। हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे, हमारे जो डिफरेंट पावर कॉरिडोर थे, उन सब के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट मौजूद थे, उनका कोई एक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट नहीं था। अगर वो एक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होता, उसके लिए काम करते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर होती और आज बहुत बेहतर मुकाम पे होता पाकिस्तान। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके सामने एक सवाल रखना चाह रहा हूँ कि 70 सालों में आप थोड़ा सा हमें, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि खारजा पॉलिसी में हमने कौन सी कामयाबियाँ हासिल की हैं। कुछ नाकामियों की तरफ तो हमारी नज़र जा रही है और हम डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े कोई आप समझते हैं कि अचीवमेंट्स हमने जो इसमें हासिल की हैं? देखें, अगर हम ये बात करें पाकिस्तान की कि पाकिस्तान एक इकनॉमिकली वीक कंट्री रहा, पाकिस्तान एक मिलिट्री वीक कंट्री रहा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, लेकिन इसके बावजूद 2-3 मैं समझता हूँ बड़े पाकिस्तान ने ब्रेक थ्रू जो है वो वर्ल्ड को दिए। उसमें जो एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था वो है जो पाकिस्तान ने जो अमेरिका चाइना के जो रिलेशंस थे उनकी हॉस्टिलिटीज़ को रोल ख़त्म करने में अपना रोल प्ले किया। जब हेनरी किसिंजर ने ही एक खुफिया विजिट किया चाइना को, आलमी तन्हाई से निकाल के चाइना का उन्होंने दौरा किया खुफिया तौर पे, उन दोनों के दरमियान जो है वो हॉस्टिलिटीज़ थी अमेरिका, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसमें जो है वो अपना एक मीडिएटर का रोल प्ले किया, और मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान ने एक सक्सेसफुल डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की कि वहाँ पर जो समझिए अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तनाव था खास तौर पर कोल्ड वार के इराक के दौरान, उसको कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया।
दूसरी अहम कामयाबी मैं ये समझता हूँ, इस पर ज़ाहिर है अगेन लोगों की अपनी अपनी आरा हो सकती हैं, वो अफगान वार के हवाले से मैं समझता हूँ। ये एक अलग बहस है, इस पर भी ज़ाहिर है हम बात कर सकते हैं, बात हो सकती है कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान को आज जिस एक्सट्रीमिज़म का, दहशतगर्दी का सामना है कुछ लोगों की राय में, उस वक़्त उसका जो बीज है बोया गया। लेकिन अगर उस वक़्त के हालात को देखा जाए, क्योंकि हमने जब फॉरेन पॉलिसी को या किसी पॉलिसी को बनाते हैं तो हमें उस वक़्त के कॉन्टेम्प्रेरी इन्वायरमेंट को भी देखना होता है। उस वक़्त जो हालात थे वो ये थे कि रशिया हमारे डोर स्टेप पे आ रहा है, अफ़गानिस्तान टारगेट नहीं है, टारगेट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की भी हॉट वाटर्स टारगेट हैं। और ये बड़ी आम थ्योरी थी और इसको लोग बहुत बिलीव कर रहे थे, और ये मुमकिन भी था, क्योंकि मैंने बात इब्तदा की कि इकोनॉमिक वार है, कोल्ड वार हो रही है, माशी तौर पर रशिया पीछे रह गया अमेरिका से। रीज़न उसकी सारा साल जो उसकी सी पोर्ट थी वो फ्रोज़न रहती थी मोस्ट ऑफ द ईयर वेदर की वजह से। उसको एक ऐसी सी पोर्ट चाहिए थी कि जहाँ पर वो अपनी ट्रेड कर सके। अफ़गानिस्तान में वो ट्रेड के लिए सी पोर्ट नहीं थी। अफ़गानिस्तान में तो अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो पहले ही पपेट गवर्नमेंट रही, वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उनके डिसीजन करते ही अफ़गान गवर्नमेंट के डिसीजन रशिया करता था। ठीक है, रशिया के पोलिट ब्यूरो में बैठ के डिसीजन हुआ करते थे, तो उनको मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी फिजिकली वहाँ पे कैप्चर करने की। तो ये थ्योरी उस वक़्त बड़ी शिद्दत के साथ दौर पकड़ती थी और काफ़ी हद तक ठीक थी कि उनका टारगेट अल्टीमेटली रशिया के बाद पाकिस्तान है, और फिर जो है वो गर्म पानियों तक रसाई है इंडियन ओशन। रशिया कभी भी कहीं पे भी आया तो वापस नहीं गया वहाँ से। जी, तो अब अल्टीमेटली ज़ाहिर है पाकिस्तान ने फिर उसको रोकना तो था। पाकिस्तान को रोकने के लिए जो पाकिस्तान कर सकता था पाकिस्तान ने वो किया। सबको पता है इकोनॉमिकली हम वीक थे, मिलिटरली हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अमेरिका की ज़ाहिर है अपने नेशनल इंटरेस्ट थे। अगर हम ये समझें कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए अमेरिका आएगा सिर्फ और उसमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रहते हैं। मैंने पहले ही बात की, हर मुल्क का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। आपका नेशनल इंटरेस्ट और उसका नेशनल इंटरेस्ट को इंसाइड कर गए, वहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उसने कोल्ड वार की वजह से उसको रोकना था, आपने उसको रोकना था कि आपके गर्म पानियों तक ना आए। आप दोनों ने मिलकर एक जंग लड़ी और आपने एक बड़ी ताकत थी, रशिया एक अजीम पावर थी, सुपर पावर थी, एक बड़ा मुल्क था, आपके सर पर बैठा हुआ था, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल पॉलिसी रही आपकी कि आपने वो किया। वो आफ्टर इफेक्ट जो हुआ है वो एक अलग डिबेट है, उस पर फिर बात की जा सकती है कि उसका क्या हुआ, लेकिन उस वक़्त के माहौल में आप देखेंगे। तीसरी मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान की पॉलिसी, वो पाकिस्तान का इमेज है वर्ल्ड में, उसने मैं पार्शियली सक्सेसफुल कह सकता हूँ, उसको मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं कहता। कि पाकिस्तान का जो एक इमेज 9/11 के बाद दुनिया के सामने आया, जो बनाया गया डिफरेंट फोर्सेस ने, डिफरेंट प्रॉक्सी वार्स के ज़रिए, डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए, डिफरेंट ममालिक ने जो एक्सटर्नल स्टेट्स थी उन्होंने मिलकर पाकिस्तान में ये जो है वो गंदा खेल जिसको हम कह सकते हैं खेला बदनाम करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की, बेशक पार्शली रही क्योंकि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। मसलन उसमें मैं एक बात मैं एक बात अक्सर सोचता हूँ, अक्सर मैंने अपने डेजर्टेशन में भी ये बात देखी कि हमें आज 12 साल बाद, 14 साल के बाद उस जंग के ख्याल आता है कि हमें जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए एक जो है वो वहाँ पर वायर लगानी चाहिए, बॉर्डर लगाना चाहिए। ये बात हमें 2003-4 में जहन में क्यों नहीं आई? ये तो पहला काम था जो हमें करना चाहिए था, क्योंकि देखें हमने जितना चीज़ें सही हैं वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की वजह से सही हैं। तो बाढ़ जो आज लगाई जा रही है पाक अफगान सरहद पे, बाढ़ वो समझता हूँ मैं 2003-4 में सबसे पहला काम ही ये करना चाहिए ताकि आप उस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकें। जाहिर है उसमें हो सकता है वहाँ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। अमेरिका भी जाहिर हो सकता है उस वक्त ना चाहता हो कि यहाँ पर उसने कुछ करना हो, हम ना चाहते हो कि हमारे लोगों ने वहाँ कुछ करना हो। जाहिर है ये सारी बातें जो हैं ये जब फिर मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि डेफिनेटली हम जब ये मुज़ाकरे को आगे लेकर बढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डिटेल से डालेंगे। आज का मकसद मैं समझता हूँ जो मुझे आपके क्वेश्चन से भी लगा कि एक जनरल ओवरव्यू हम दें ताकि नाज़रीन में एक इंटरेस्ट पैदा हो कि एक जनरल व्यू क्या है, ताकि फिर हम ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। दीज आर ऑल एंड इंडिपेंडेंट इशूज़
तो इस इंडिपेंडेंट इशू को डिस्कस करने के लिए फिर हम आगे चलें। ठीक है, इसमें हमने कुछ कामयाबियों को भी डिस्कस किया है और इसमें हमने ख़ारजा पॉलिसी के आगाज़ से भी देखा कि किस तरह से शुरू हुआ। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसके ऊपर नज़र रखी और मैं नाज़रीन को बताया। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आपके साथ पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप्स, पाकिस्तान इंडिया जो एक आपने बताया कि हमारा मेन मरकज़ रहता है ख़ारजा पॉलिसी का, उसके हवाले से इस्लामी ममालिक के साथ हमारे जो तल्लुकात रहे हैं उनके हवाले से, और मज़ीद जो इसके अंदर की रोल्स प्ले कर रहे हैं जैसे चाइना है, रशिया है और बरतानिया है, इनके हवाले से पाकिस्तान के तल्लुकात कैसे रहे और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें बेहतर की और किस में हमसे कुछ गलतियाँ हुई और किन चीज़ों को हमें मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर आपसे बात करेंगे। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका, नाज़रीन का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमारी वीडियो देखते रहें और कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं कि हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको किन किन सवालों का जवाब दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।